मजबूत आदमी की एक पहचान है कि वो अपने लिए अपने फैसले खुद करता है। तुम मुझसे नाराज़ होगे, मेरा कुछ नुकसान कर दोगे, तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, हमारे रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, मैं वो भी झेल लूँगा, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं झेल सकता। तो जिन लोगों को आप पाएं कि उनसे सभी खुश रहते हैं, उनको जान लीजिएगा वो लोग बहुत कमज़ोर हैं। और कमज़ोर आदमी को आप पहचानिएगा, वो अपने 2 रुपए के फ़ायदे के लिए किसी का लाखों का नुकसान करा सकता है। जो आदमी अकेलेपन से घबराता है ना, उसका बड़ा शोषण होता है, उसकी बाह मरोड़ी जाती है, उसको यही धमकी देके कि ज़्यादा नाटक करोगे तो अकेले छोड़ दिए जाओगे। असली आदमी की पहचान ये कि उससे बहुत लोग नाखुश रहते होंगे। हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें भी 3 होते हैं, हम, आप और वो। सवाल यही है बस कि वो तीसरा कौन? जनता मौन है। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आपसे हमने सीखा है कि आंतरिक रूप से एक मजबूती होनी चाहिए, और इसका मैंने प्रयास अपने जीवन में भी किया है, और कुछ हद तक प्रोग्रेस देखी भी है। पर कई बार प्रश्न उठता है कि कहीं ये मजबूती वास्तव में है भी या काल्पनिक तो नहीं है। आपसे कुछ 4-5 आंतरिक मजबूती के लक्षण जानना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगे कि ठीक दिशा में जा भी रही हूँ कि नहीं। अच्छा है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर बात करनी ही थी बहुत दिनों से। तो ये उन सब के लिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा विस्तार दे देता हूँ, ये सबके लिए काम का हो जाए। जितने भी लोग संस्था में हैं या हमारे साथ गीता में या उपनिषद में अब कई महीनों से या साल से जुड़े हुए हैं, उनको कभी न कभी ये सवाल तो आता होगा ना कि हम इतने दिनों से हैं तो हमें लाभ क्या हो रहा है। नहीं आता तो आना चाहिए, वैसे नहीं आता तो ये प्रश्न ज़रूरी है आप पूछें। मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुछ भी हो रहा हो उसमें पूछा करो, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इसका जो भी हो रहा है बाहर बाहर ठीक है, तड़क भड़क या बहुत सारा कामकाज, उससे मुझे क्या मिल रहा है, उसका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, ये प्रश्न तो पूछना होगा। तो आप पूछ रही हैं मजबूती के संदर्भ में कि मजबूती आ रही है कि नहीं, तो इसी को ले लेते हैं कि अगर भीतर सच्चाई जम रही होती है तो उससे ज़िंदगी में मजबूती आती ज़रूर है। आपके भीतर भी अगर गीता पहुंच रही होगी, अगर हम जो चर्चाएं करते हैं वो आप पर अब रंग दिखा रही होंगी, तो आप में मजबूती आ रही होगी, ठीक है। तो कुछ हम फिर मजबूती की अभी कसौटियां लिखेंगे, कैसे पता चले कि सचमुच भीतर मजबूती आ रही है कि नहीं। और अगर मजबूती आ रही है तो इसका मतलब बात भीतर पहुंच रही है, ठीक है। तो क्या है इसकी श्रृंखला? अगर सचमुच आपको लाभ हो रहा है, आप, तो आपके भीतर बल खड़ा हो रहा होगा, आप भीतर से ताकतवर हो रहे होंगे। और अगर आप ताकतवर हो रहे हैं तो उसके कुछ लक्षण ज़रूर होते हैं जो ज़िंदगी में साफ दिखाई देते हैं। तो आप वो लक्षण लिख लीजिए, 4-5 आपने कहा, 4-5 ही लिखेंगे। आप वो लक्षण लिख लीजिए और फिर उन लक्षणों को कसौटी की तरह इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, कि ये मेरी ज़िंदगी में चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है तो कितनी आ रही है, और नहीं आ रही तो कैसे लाऊं, ठीक है। तो एक भीतर से मजबूत इंसान की जो पहली पहचान होती है, बहुत पहचानें होंगी, अभी आगे करेंगे चर्चा, जो पहली अभी मुझे ध्यान में आ रही है, वो हमें कहना चाहिए कि वो अच्छे बुरे से ऊपर रखता है सही को। लिखिए, सुख दुख से ऊपर कर्तव्य, अच्छे बुरे से ऊपर सही, सुख दुख से ऊपर कर्तव्य। इसी को थोड़ा काव्यात्मक कर देते हैं। सुख को लिखिए कामना और दुख को लिखिए कष्ट। तो कामना और कष्ट से ऊपर कर्तव्य, 3 क।
कामना और कष्ट से ऊपर वो कर्तव्य को रखता है। और कर्तव्य कौन सा? करुणा कर्तव्य। वो कर्तव्य नहीं जो उठता ही भीतर कामना की वजह से है कि मुझे फलानी चीज़ की बहुत इच्छा हो रही है तो मुझे जाके उसको हासिल करना है, यही तो मेरा कर्तव्य माने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कर्तव्य नहीं जो अंधेरे से और अज्ञान से उठता है कि किसी और ने बता दिया कि फलाना काम करो, मैंने मान लिया कि यही तो मेरा कर्तव्य है। वो कर्तव्य जो कहाँ से आ रहा है? आपकी समझ से आ रहा है। आपको बात समझ में आई है, और समझ में आई है तो आपको दिख गया कि फलाना काम अब मेरा कर्तव्य है। तो समझ का लक्षण ये होता है कि आप कष्ट और कामना से कहीं ज्यादा वजन, महत्व कर्तव्य को देने लगते हैं। हल्का कर्तव्य नहीं, झूठा कर्तव्य नहीं, अंधेरा कर्तव्य नहीं, समझ से आता कर्तव्य। समझा है इसीलिए जानता हूं। कहने की बात नहीं कि ये आदमी बहुत साहसी हो जाता है, ये समझ का नतीजा होता है। समझ न तो आपको दुख से घबराने देती है, न सुख की तरफ झुकने देती है। न आप में लालच को बचने देती है, न डर को। सुख क्या देता है? लालच। और दुख क्या देता है? डर। जिसके भीतर समझ आ गई वो इन दो से एक साथ मुक्त होता है। लालच भी कम होता है, डर भी कम होता है। लालच कम होता है तो कामना की पकड़ में नहीं आता वो आसानी से, और डर कम होता है तो कष्ट से नहीं घबराता आसानी से। आप अपने आप से पूछिएगा, आप मजबूती के बारे में जानना चाहती हैं, अपने आप से पूछिएगा, कष्ट से जितनी आसानी से पहले झुक जाती थी अभी भी उतना ही झुक जाती हैं क्या? या आप कष्ट के सामने कुछ कलेजा आ गया है, हौसले से कहती हैं उससे कि थम, क्या धमका रहा है? इसी तरीके से कामना जितनी आसानी से वो पहले ऐसे खींच लेती थी उतनी आसानी से बहक जाती हैं क्या? मैं इसमें एब्सोल्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि पहले खिंच जाती थी अब बिल्कुल नहीं खिंचती हूं। वो एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं होते, मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं होते। तो हमको तो अभी बस डिग्री की पहचान करनी है कि पहले कितनी आसानी से झुक जाती थी और अब मैं उसको कितना विरोध दे पाती हूं। वो छोटी सी बात हो सकती है, शारीरिक दर्द हो सकता है, सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द हो रहा है, कोई सार्थक काम पता है सामने, करा कि नहीं करा। या दिल का दर्द हो सकता है, कोई चार बुरी बातें बोल के चला गया, अब उन बुरी बातों को पकड़ करके बैठे हो या कह रहे हो अरे हटाओ अपना काम देखें, या वो कुछ बकवास कर गया वो देखें। तो पहला हमने क्या लक्षण कहा मजबूती का? कष्ट और कामना से आगे कर्तव्य। कर्तव्य सब कुछ है। हम पूजा किसकी करते हैं? हम कर्तव्य की पूजा कर रहे हैं। और ये कर्तव्य कौन सा है? करुणा कर्तव्य, बोध कर्तव्य। मुझे ऐसा नहीं है कि कोई आके बोल गया फलाना काम करो बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना 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 ना, या कि मैंने किसी बात को अपना कर्तव्य इसलिए मान लिया है क्योंकि पूरी दुनिया उस चीज को अपना कर्तव्य मानती है, ना 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 ना, ऐसे नहीं हुआ है। मैंने खुद विचार करा है, मैंने ध्यान से समझा है और फिर तय करा है कि ये तो मुझे करना ही होगा, ये मेरी वास्तविक जिम्मेदारी है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। ये होता है असली कर्तव्य। जो हम हल्का सस्ता कर्तव्य उधारी वाला लेकर घूमते हैं वो तो सजा है, क्योंकि आपको जानते नहीं, इसीलिए कोई भी आके आपके सर पे कर्तव्य डाल जाता है और आप उस कर्तव्य को जिंदगी भर निभाते हो और सोचते हो कि मैंने बड़ा काम कर दिया। दुनिया में हर आदमी बना हुआ है कर्तव्यनिष्ठ, और उनसे पूछो तुझे पता कैसे कि ये तेरा कर्तव्य है, तो बोलेंगे वो फूफी ने बताया था कि ये करना ही होता है। और फूफी को किसने बताया? फूफी को फूफी की फूफी ने बताया। तुम्हें कैसे पता कि दिस थिंग इज इंडीड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्हें पता कैसे कि ये है? कोई भी आके बोल देता है, जो आके आपको आपका कर्तव्य बताता है ना, वो बड़ी नैतिक श्रेष्ठता से बताता है, देखो तुम्हें ये करना ही चाहिए, दिस इज योर ड्यूटी। आसानी से किसी भी बात को अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मत मान लेना, ये गुलामी होती है। कि कोई भी आके आपको बोल गया फलानी चीज़ आपकी ड्यूटी है, आपको कैसे पता भाई? कैसे? क्यों? तुम कौन होते हो मुझे मेरी ड्यूटी बताने वाले? मैं खुद देखूंगा ना मैं कौन हूं, अतः मुझे क्या करना चाहिए।
मेरे कर्म का निर्धारण मेरे ज्ञान से होगा। तुम कौन होते हो आके बताने वाले कि फलानी ड्यूटी पर चलो ही चलो? क्या भाई, कैसे? कोई भी कुछ भी ड्यूटी बता देगा। और वो जो मुझे मेरी ड्यूटी बता रहा है, वो ड्यूटी भी उसके स्वार्थ या अज्ञान से आ रही है। या तो उसका स्वार्थ होगा मुझे कोई ड्यूटी थमा देने में। कोई आपको ये ड्यूटी क्यों ना बताए कि तुम्हें कमा कमा के मुझे हर महीने 50,000 देना है, और आपने उस ड्यूटी को पकड़ लिया, आप जिंदगी भर करो गुलामी। और कोई पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या कर्तव्य है, कि तुम्हें ये करना ही करना है, तुम्हें कैसे पता? तो फिर आप हक्के बक्के रह जाते हो, मुंह ताकते हो, कहते हो ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी कि नहीं। तो मैं कहता हूं तो पालन कैसे कर लिया? तो कहते हो कि सब कर रहे हैं। तुम्हें सबकी जिंदगी जीनी है, अपनी जीनी है। मजबूत आदमी की एक पहचान है कि वो अपने लिए अपने फैसले खुद करता है। खैर, इस पर हम अलग से भी आएंगे, अभी इसको समझो। अपने कर्तव्य का वो निर्धारण करेगा, और एक बार उसने अपना कर्तव्य समझ लिया, उसके बाद सुख आए कि दुख आए, वो कहेगा हट। ये छोटी चीजों में हम नहीं पढ़ते। कर्तव्य है कुछ और सुख उधर से आमंत्रण दे रहा है, आओ 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 कुछ पकौड़े खाओ। कहे पकौड़े जेब में रखो, खा लेंगे। कर्तव्य की पूर्ति करते करते खिला दोगे तो खा लेंगे। हमसे इतना प्यार करते हो, हमें पकौड़े खिलाना चाहते हो, तो हम काम कर रहे हैं, हमारे बगल में खड़े हो जाओ और हम काम करते जाए, हमें पकौड़े खिलाते जाओ, फिर कोई तकलीफ नहीं। पकौड़े बुरे थोड़ी होते हैं, कोई ले आदे हम मना थोड़ी करेंगे। पकौड़ों में क्या बुराई? कुछ नहीं। पर कर्तव्य की कीमत पर पकौड़े, अपना मुंह तल लो, पकौड़े हम तब भी नहीं खाएं तुम्हारे। न कष्ट न कामना, मेरा स्वधर्म, मेरा मौलिक कर्तव्य। ये पहली बात। नींद आ रही है, अरे कोई बात नहीं, एक दिन तो है सोवना लंबे पांव पसार। बहुत सोने को मिलेगा और कोई जगाने नहीं आएगा, तब बड़ा अजीब लगेगा। मुर्दा ब्रॉडकास्ट कर रहा है जग के, किसी ने जाके झंझोड़ के जगा दिया है, लोग पगला जाएंगे। अभी जग जाया करो। कबीर सोता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार। अभी मौका है, जग लो। सचमुच एक दिन ऐसा आता है जब फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हर तरीके से, शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, फिर कोई नहीं जगाने आता। फिर सोते रहोगे, पड़े रहोगे, मन्नतें मांगोगे, भीख मांगोगे कि कोई तो आके हमें जगा दे। कोई नहीं आएगा उस दिन जगाने। और ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद होता है, मरने से पहले भी मृत्यु हो सकती है। कल्पोगे कि कोई तो आकर के हमसे कह दे कि उठो, कोई आएगा नहीं उठाने। तो सुख के इतने ग्राहक मत बनो, जग जाया करो। न सुख न दुख, जो सही है वो करूंगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मजबूती में, अतीत के सामने खड़े होने की क्षमता। अतीत के सामने खड़े होने की क्षमता। आप पहले जिन बातों को मान रहे थे, अब उनको मानते रहने का आपका कोई दायित्व तो नहीं। पहले नासमझ थे, अब समझदार हो ना। कुछ बातें अगर जिंदगी में समझ में आ रही हैं, सचमुच तरक्की कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, एक वयस्कता आ रही है, तो पहले जैसे थे क्या अभी वैसे रहना शोभा देता है? अगर सचमुच जिंदगी में बेहतरी आ रही है तो पहले जैसे थे अब वैसे ही काहे को जिंदगी जी रहे हो? ये क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता अब, है ना? तो मान्यताओं की अपेक्षा तथ्य को सम्मान देने की हिम्मत, ये आंतरिक मजबूती का लक्षण है। एक मजबूत आदमी में आप ये बात पाओगे
कि वो खुद के खिलाफ जा सकता है। खुद के खिलाफ माने जैसा वो रहा है अभी तक, वो जी रहा था बहुत तरह की कल्पना में, मान्यता में। वो कहता है मैं जाहे में भी जी रहा था, मुझे उसमें बने रहने में कोई रुचि नहीं है। हाँ, मेरा था एक व्यक्तित्व कल तक, पर मुझे वही व्यक्तित्व बनाए रखने में कोई रुचि नहीं है। तो ये आंतरिक मजबूती का लक्षण है कि आप अपने आप को ही ढहाने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने आप को ढहाने माने जैसे आप आज तक रहे हो। आप कहते हो अपनी नई प्रतिमा बनाऊंगा ना, ये जो मेरी पुरानी छवि है, पुराना व्यक्तित्व है, ये वैसे भी कौन सा बहुत सुंदर है, उसको गिराई क्यों ना दूं, नवनिर्माण करूंगा। पहले जो कुछ था, मैं बहुत बातें पहले मानता था, अरे नहीं मान रहा ना, क्योंकि अब मेरे सामने सच्चाई आ रही है। मैं अपनी मान्यता, अपनी कल्पना, अपने अतीत से ऊपर सच को रखूंगा। ये दूसरा लक्षण है, खुद को तोड़ने की तैयारी। एक मजबूत आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी ये नहीं कर पाएगा। कमजोर आदमी तो हर समय खुद को सुरक्षा देने में लगा रहता है। मजबूत आदमी खुद को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। कमजोर आदमी पहचानना हो तो देख लेना कि वो हर उस जगह से और काम से बचेगा जहां वो व्यक्ति टूटता होगा। ज्ञान से लेकर व्यायाम तक। ज्ञान और व्यायाम में साझी बात क्या है? दोनों तोड़ते हैं। कमजोर आदमी की निशानी हो ज्ञान से भी घबराएगा और व्यायाम से भी घबराएगा, क्योंकि उसमें टूट फूट होती है। वो अपना जो पुराना सेल्फ है, जो पुराना व्यक्तित्व है, उसको बिल्कुल पकड़ कर रखेगा। और उस पुरानेपन में बस उसका अपना निजी अतीत शामिल नहीं है, सामुदायिक अतीत भी शामिल है। वो कहेगा हमारे यहां ये पुरानी मान्यता रही है, रवायत रही है, तो इसीलिए मुझे भी इस पे चलना है। पुरानी पुरानी बात है भाई, सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं। कमजोरी का एक बड़ा आम कथन है, सुन लीजिए। भाई देखिए, हम इतने बड़े तो नहीं हो गए ना कि हमारे पुरखों ने जो बात आज तक मानी है हम उसको अस्वीकार कर दें। अब वो क्यों मानते थे, क्या करते थे, सब कुछ हम ही तो नहीं जानते। कोई आदमी इतना बड़ा तो होता नहीं कि भगवान हो जाए और सब जान ले, लेकिन हम ये जानते हैं कि इतने दिनों से कोई बात मानी आ रही है तो सच होगी, या उसमें कुछ तो होगा। नहीं तो इतने लोग इतने सालों तक, इतनी शताब्दियों तक फलानी बात को नहीं मानते, कुछ तो होगा। ये कमजोरी की दुर्गंध वाला कथन है कि इतने लोग मानते आ रहे हैं पीछे से, तो उसमें कुछ तो होगा। अरे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे पास चेतना है। नहीं जानूंगा तो नहीं मानूंगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि नहीं जानूंगा तो ठुकरा दूंगा, मैं लंबित रखूंगा। मैटर इज अंडर इंक्वायरी। अगर नहीं जान रहा तो न स्वीकार कर सकता हूं और न अस्वीकार। आपका मुद्दा अभी लंबित है, पेंडिंग है, केस चल रहा है भाई। फैसला ना इधर का आया है ना उधर का आया है। मान नहीं लूंगा, लेकिन मान नहीं लूंगा। मेरा अपना अतीत हो, मैं उसके भी खिलाफ जाने को तैयार हूं, और मेरा सामुदायिक अतीत हो, मैं उसके खिलाफ भी जाने को तैयार हूं। यह मजबूती की निशानी है। समझ में आ रही है बात? और जब हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति सामुदायिक अतीत के खिलाफ जाने को तैयार है, इससे आशय ये नहीं है कि वो व्यक्ति समुदाय या समाज के खिलाफ है। तो तीसरी चीज लिखिए, स्वयं से आगे समष्टि। ये मजबूती की निशानी है। जब मैंने बोला कि वो व्यक्ति अपने सामुदायिक अतीत को तोड़ सकता है, तो उससे आपको ऐसा न लगे कि वो व्यक्ति दुनिया से दुश्मनी करके बैठ जाता है। उल्टी बात है, वो व्यक्ति दुनिया का मित्र हो जाता है। कमजोर आदमी की ये निशानी है कि वो अपने आप को बचाता फिरता है और दुनिया का नाश करता है। जो आदमी भीतर से मजबूत होने लगेगा
वो पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी हो जाता है। उसको अब ये बाध्यता ही नहीं रह जाती कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का नुकसान करे। वो अपने आप को अब पीछे रखना शुरू कर देता है, वो दूसरों का हित आगे रखना शुरू करता है। कहता है अपना कुछ नुकसान हो भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे नुकसान बहुत पता चलता नहीं है। तो हमारा नुकसान हो भी गया तो क्या, पता ही नहीं चलता। सच्चाई का ये लक्षण होता है, उसका कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो सच्चे आदमी को अपना नुकसान पता चलना बंद होने लगता है। फिर वो अपने नुकसान की परवाह नहीं करता, वो दूसरों का हित करता है। और कमज़ोर आदमी को आप पहचानिएगा, वो अपने 2 रुपए के फ़ायदे के लिए किसी का लाखों का नुकसान करा सकता है। ये कमज़ोरी की निशानी है। मजबूत आदमी बहुत अपने ऊपर घाव झेलने को तैयार होता है। कहता है सबका भला हो, मेरा कुछ बुरा भी हो जाए तो क्या होता है। और दूसरों का भला करने का मतलब दूसरों को खुश रखना नहीं होता। दूसरों का भला करने के लिए कई बार दूसरों से लोहा लेना पड़ता है। एक बार मैंने कहा था, फिर आप लोगों ने उसका पोस्टर भी बनाया था, कि तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तो कई बार दूसरों को बचाने के लिए ही दूसरों से लड़ना पड़ता है। तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये जो आदमी जिसमें अब मजबूती विकसित होने लगती है, ये स्वयं की अपेक्षा समष्टि के लिए जीने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर उधर जाकर सबसे बस गले मिलेगा और सबको खुश करके रखेगा और कहेगा हाँ जी आप भी बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे, पूरी दुनिया बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। ये सब नहीं। मैं दूसरों का हित करने की बात कर रहा हूं, दूसरों को प्रसन्न करने की बात नहीं कर रहा। और जीवन का नियम यह है कि जिस चीज़ में आदमी का हित होता है वो चीज़ उसको प्रसन्न नहीं करती, और जो चीज़ें आपको प्रसन्न करती हैं उनमें आपका हित होता नहीं। तो ये व्यक्ति जो समष्टि को स्वयं से ऊपर रखता है, ये दूसरों को अप्रसन्न करने को तैयार रहता है उनके हित की खातिर। वो कहता है तुम मुझसे नाराज़ हो लो, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, उससे तुम मुझसे नाराज़ हो लो, मैं तुम्हारी नाराज़गी झेल लूँगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं झेल सकता। तुम मुझसे नाराज़ होगे, मेरा कुछ नुकसान कर दोगे, मैं वो भी झेल लूँगा। तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, हमारे रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, मैं वो भी झेल लूँगा, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं झेल सकता। समझ में आ रही बात? तो जिन लोगों को आप पाएं कि उनसे सभी खुश रहते हैं, उनको जान लीजिएगा वो लोग बहुत कमज़ोर हैं। ये जो सामाजिक किस्म के लोग नहीं होते, द सोसाइटी मैन एंड द सोसाइटी वुमन, जिनसे सभी खुश रहते हैं, ये लोग कमज़ोर हैं। असली आदमी की पहचान ये कि उससे बहुत लोग नाखुश रहते होंगे, और नाखुश इसलिए नहीं कि वो नुकसान कर रहा है, नाखुश इसलिए क्योंकि वो उनका फ़ायदा कर रहा है। अजीब ये जीवन की बात है। आप सचमुच जिसका फ़ायदा करोगे, ज़्यादा संभावना है कि वो आपसे नाखुश रहेगा, वो आपसे बहुत नाराज़ हो जाएगा। वो जो मजबूत इंसान है वो ये नाराज़गी झेलने को तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है, नाराज़ हो लो, कोई बात नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हारी नाराज़गी झेल लेंगे, लेकिन हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे तुम्हें ऊपर ऊपर खुशी मिले और भीतर भीतर तुम्हारा नुकसान हो जाए। हम ये नहीं चलने देंगे। समझ में आ रही बात? हर तरीके से फिर आप अपना नुकसान कराने को तैयार हो जाते हो। एक नुकसान ये होता है कि दूसरे की लाभ की खातिर आपने कुछ अपने रुपए पैसे गंवा दिए, कोई बात नहीं। दूसरे के लाभ की खातिर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी, कोई बात नहीं। दूसरे के लाभ की खातिर आपकी थोड़ी प्रतिष्ठा पिटी, कोई बात नहीं।
और उससे भी ज़्यादा बड़ी कीमत आप ये देने को तैयार हो जाते हो कि दूसरे के लाभ की खातिर दूसरे की नाराज़गी झेलनी पड़ी। जिसका लाभ करा रहे हो वही आपको गाली दे रहा है, आप कहते हो ये भी कोई बात नहीं। आमतौर पे आदमी कहता है कि मैंने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, चलो मैं कुर्बानी बर्दाश्त कर लूँगा, कम से कम जिसके लिए कुर्बानी दी वो आकर के शुक्रिया तो दे दे। नहीं, मजबूती की निशानी ये है कि आप जिसके लिए कुर्बानी दो, आप जिसके हित के लिए बलिदान करो, वही फिर आकर के आपको गाली दे और थप्पड़ मारे और आपको कोई बात नहीं, तेरा थप्पड़ झेल सकते हैं, तेरा नुकसान नहीं झेल सकते। तूने मुझे थप्पड़ मार लिया ठीक है, तू मुझे बुरा भला बोल रहा है ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वजह से तेरा कुछ फ़ायदा हुआ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। ये मजबूती की निशानी है। बात समझ रहे हो? कमज़ोर आदमी अपने रिश्तों में धोखाधड़ी करता है, वो लोगों को खुश करके रखता है। ये वही बात है ना, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम मेरा शोषण करो, मैं तुम्हारा शोषण करूँगा। रिश्ते माने और होता क्या है? एक दूसरे से जितना वसूल सकते हो वसूल लो, यही तो रिश्तेदारी है। कितने हमने कर दिए लक्षण? क्या क्या कर दिए? तो अभी लोगों की बात कर रहे हैं कि समाज से उसका क्या रिश्ता होता है। तो इसी में एक लिख लीजिए आगे, साथ से आगे सच। साथ से आगे सच, ये और काव्यात्मक हो जाए, इसको लिखेंगे अगर आप, साथ से आगे सत्य। साथ माने संगति, लोगों का साथ मिल जाए। वो कहता है साथ मिले ना मिले, सच सर्वोपरि है। अकेलापन बर्दाश्त है, झूठापन नहीं। और वो अकेलेपन से घबराता नहीं, साथ की हवस उसकी कम हो जाती है। वो अकेले बैठना बर्दाश्त करने लगता है। एक सीमा के आगे तो अकेले बैठने में वो आनंद पाने लगता है, कहता कोई दिक्कत नहीं है। सच की खातिर अगर समाज में होना पड़े तो बहुत अच्छा, और सच की खातिर अगर अकेले होना पड़े तो भी अच्छा, लेकिन मैं साथी पाने के लिए सच को नहीं बेचूंगा। साथ छोटी चीज है, सच बड़ी चीज है। अगर मैं सच को दांव पे लगा के तुम्हारा साथ हासिल भी कर लूं तो मैंने खुद को भी बर्बाद किया और तुमको भी। ऐसा साथ जिसकी बुनियाद सच नहीं है, ये कौन सा? देखो, जब भी दो का साथ होता है ना, वो कभी भी दो का नहीं होता। हाफिज का है, ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स थ्री। अब थ्री का मतलब ये नहीं है कि तीसरा उसमें सत्य होता है। हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें भी तीन होते हैं, हम, आप, अब वो। शादी हो रही हो तो समझ लेना उसमें तीन है। ये सारा मामला त्रिपक्षीय होता है, साहब, बीबी और माया। मजबूत आदमी कहता है हम और तुम साथ अगर रहेंगे तो उसमें बुनियाद सच की होगी। जो तीसरा है उसका नाम सच होगा, माया नहीं। क्योंकि दो जब भी जुड़ेंगे उसमें तीसरा तो मौजूद होगा ही। वो तीसरा ही इन दो के जुड़ने का आधार होता है। उस तीसरे के बिना ये दो नहीं जुड़ सकते। सवाल यही है बस कि वो तीसरा कौन है? जनता मौन है। क्यों मौन है? बताओ तो, वो तीसरा कौन है?
RSVP, मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। नीचे क्या लिखा हुआ है? स्वागत कौन करेगा? द्वार पर ही कौन खड़ी है? हम जुड़ेंगे, बिल्कुल हमारा तुम्हारा साथ होगा। किसके आधार पर? सत्य के आधार पर। और अगर सत्य के आधार पर नहीं हो सकता तो हम साथ का बलिदान करने को बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए नहीं कि हम तुम्हें चाहते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे लिए सच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम तक भी सच पहुंचे। मैं तुमसे जुड़ूं और सच से तुम न जुड़ पाओ तो मैं तुमसे जुड़ा ही क्यों? ये तो दुश्मनी हो गई, प्रेम नहीं ना। प्रेम का तो अर्थ होता है दूसरे को सच्चाई तक लेके आना, दूसरे को मजबूती तक लेके आना, दूसरे को आजादी तक लेकर आना। और मैं तुमसे जुड़ा और तुम मुक्ति तक और मजबूती तक नहीं पहुंचे तो फिर मैं तो दुश्मन हो गया तुम्हारा। समझ में आ रही बात? ये मजबूती का लक्षण है। अकेलेपन से अब घबराहट नहीं होती। तो आप लोग जांच लीजिएगा कि अकेलेपन से पहले की तरह घबराते हो? जो आदमी अकेलेपन से घबराता है ना, उसका बड़ा शोषण होता है। उसकी बाह मरोड़ी जाती है, उसको यही धमकी देके कि ज़्यादा नाटक करोगे तो अकेले छोड़ दिए जाओगे। अच्छा, अपने दम पे जिएगी, अपने हिसाब से चलेगी, बुढ़ापे में अकेली मरेगी। और आप ऐसे होते, ओई माँ, हाय मैं अकेली रह जाऊंगी। जिसने अकेलेपन से घबराना छोड़ दिया उसके लिए मुक्ति के दरवाजे खुले। जो अकेलेपन से डरता है वो सामाजिक गुलाम बनेगा बस। घाटियों में तुमने पर्यटकों की भीड़ बहुत देखी होगी। शिखरों पर कितने होते हैं? दरबारों में तुमने सैकड़ों की भीड़ देखी होगी। सिंहासनों पर कितने होते हैं? जिंदगी के सब शिखर तो अकेलेपन के ही होते हैं ना। चाहे वो पर्वत का शिखर हो, चाहे सिंहासन हो, चाहे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में शीर्षता का स्थान हो। तुम्हारा वर्ल्ड कप चल रहा है, इतनी सारी टीमें खेलने आई थी। कप कितनी टीमें उठाएंगी? एक। और अंत में जब मरने जाओगे तो कितनों को इकट्ठे लेके मरोगे? तब भी अकेले ही मरोगे। जो अकेलेपन के साथ एकदम सहज हो जाता है वो आदमी फिर बहुत आगे तक और बहुत अंदर तक जाता है। एक और लिख लीजिए। हालांकि ये बात जब हमने कष्ट की बात करी थी तो उसमें आ चुकी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है तो इसको हम एक अलग से ही पॉइंट बना लेते हैं। आराम की अपेक्षा उन्नति, ये मजबूती का लक्षण है। आराम की अपेक्षा उन्नति। उन्नति के साथ आप आत्मानुशासन भी लिख सकते हो। साधारण अनुशासन नहीं कह रहा, जैसे साधारण कर्तव्य नहीं बोला था ना, जैसे साधारण कर्तव्य आपको दुनिया दे देती है, चलो इस कर्तव्य का पालन करो, वैसे ही साधारण अनुशासन भी आपको समाज ही आपके सर पे डाल देता है। ये अनुशासन ऐसा करो, स्कूल ने अनुशासन बता दिया, किसी ने बता दिया, नहीं। मैं आत्म अनुशासन की बात कर रहा हूँ। जो मुझे सही लग गया अब उस पर चलूंगा, यही अनुशासन है मेरा। आत्मा द्वारा शासित होना ही वास्तविक अनुशासन है। आत्मा राजा है तो उसी का शासन है। आत्मा मालिक है मेरी, आत्मा माने सच्चाई, उसी का शासन है। तो अनुशासन, असली अनुशासन माने आत्मा का शासन, और किसी के नहीं सुनते, उसी का शासन है, एक ही मालिक है हमारा। तो आराम नहीं करना है, आराम बहुत छोटी बात है। आराम से कहीं ज्यादा महत्व तो किसका है? अनुशासन का। अनुशासन, उस अनुशासन से क्या आती है? उन्नति। और कौन सी उन्नति की बात कर रहे हैं?
वो उन्नति नहीं कि इतना और इकट्ठा कर लिया और एक और वो खरीद लिया कुछ। आंतरिक उन्नति, बाहर कुछ खरीद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाहर भी क्या खरीदना है तब ना पता चलेगा जब भीतर कुछ रोशनी रहेगी। नहीं तो बाहर कुछ भी उल्टा पुल्टा खरीद करके पूंजी गंवा दोगे अपनी। आंतरिक उन्नति, ये व्यक्ति कहता आराम छोड़ो, उन्नति जरूरी है। और जो व्यक्ति उन्नति के लिए आराम त्यागने को तैयार हो जाए वो अनुशासित कहलाता है। जो व्यक्ति आंतरिक उन्नति, जो कि असली चीज है, उसके लिए आराम छोड़ने को तैयार हो जाए वो आत्मानुशासित कहलाता है। जो व्यक्ति बाहर के अनुशासन की अपेक्षा अपनी समझदारी से अनुशासित हो वो आत्मानुशासित कहलाता है। ये मजबूती की बात है। मुझे कोई नहीं चाहिए बार बार मेरा काम याद दिलाने को, मुझे कोई नहीं चाहिए मुझे मेरे बिस्तर का आराम छुड़वाने को, मेरा अपना अनुशासन पर्याप्त है। ये आत्मानुशासन है। मेरा अपना अनुशासन पर्याप्त है, बाहर से मुझे कोई चाहिए ही नहीं। टास्क मास्टर, हेडमास्टर, स्कूल टीचर, मास्टर साहब आ गए, चलो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी अपनी कुर्सी पे वापस जाओ। उससे पहले एक बच्चा वहां वो पंखे पे टंगा हुआ था, वो जा ही नहीं पाया कुर्सी पे वापस, मास्टर जी खड़े थे उन्हीं के सर पे गिरा। ये आत्मानुशासन का क्या मतलब है? मास्टर जी हैं कि नहीं हैं, काम होगा, क्योंकि वो काम मास्टर जी का है नहीं, वो काम मेरा है। मुझे क्यों जरूरत हो किसी और की मुझे मेरा काम याद दिलाने के लिए? जब काम मेरा तो कोई और क्यों आ रहा है मुझे याद दिलाने? ये भीतरी मजबूती की बात है। कमजोर आदमी, खच्चर, टट्टू, उसको हर आधे घंटे में उसी का काम याद दिलाना पड़ता है। ठेलो तो चलेगा, ना ठेलो तो रुक जाएगा। आत्मानुशासित नहीं होता, आराम तलब होता है। पल पल बस आराम के मौके ढूंढता है, कहीं से चोरी कर लूं और आराम कर लूं, कुछ भी। कुर्सी पर भी बैठा दो काम करने के लिए तो 3-3 घंटे कुर्सी पर ही सो जाएगा। ये वो आदमी है जिसके अभी आत्मा जगी ही नहीं रही। इसको बाहर से ठेलो तो चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। ये अभी इंसान पैदा ही नहीं हुआ, ये मशीन है, ये मांस का लोथड़ा है, इसका जन्म होना ही बाकी है अभी। या ऐसे कह लो कि आदमी बहुत कमजोर है, इसे बड़े सहारे की जरूरत पड़ती है हर पल। मजबूत आदमी को सहारे नहीं चाहिए। तो आप भी अपनी मजबूती ऐसे ही नापिए, सहारों की जरूरत कम हुई कि नहीं, आराम की तलब कुछ कम हुई कि नहीं। हम ये सूची बहुत लंबी कर सकते हैं, अभी हम इसमें सरलता की भी बात कर सकते हैं कि जटिलता की जगह सरलता को वो फिर प्रश्रय देने लगता है। हम इसमें बोध की बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, पर मुझे लगता है ये जो 4-5 बातें हमने करी, इनमें हमने मोटे मोटे तौर पे सारे इशारे दे दिए हैं। बाकी आप खुद ही उसको और समझ लीजिएगा। तो आज सब लोग लिख करके बताएंगे कि आप में कितनी मजबूती आ रही है इन 5 बातों को कसौटी बनाकर। ठीक है।